हेलो गाइस, वेलकम टू माय 45 ट्यूटोरियल ऑफ लर्न सी इन हिंदी। और आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस वो है जो हमारे वेरिएबल के स्कोप, विजिबिलिटी और लाइफ टाइम बताता है। ठीक है, हर वेरिएबल का अपना एक स्टोरेज क्लास होता है। स्कोप का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपने मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो प्रोग्राम आपका 2 फाइल में है। ठीक है, ऐसा अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो बनता है। जैसे कि अगर आप काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अगर आप उस प्रोग्राम को 2 फाइल में लिखेंगे तो वो उसके प्रॉब्लम्स भी खोजने में थोड़ी आसानी होगी और प्रोग्राम भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो अगर आप एक आधा पार्ट आपका एक फाइल में है और आधा पार्ट दूसरे फाइल में, और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और यूज़ और उसका मतलब काम कर रहे हैं एक से दूसरे में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्कोपिंग। विजिबिलिटी आप तो जान रहे हैं। और लाइफ टाइम जो हो गया आपका वेरिएबल का, वो ये चीज़ है कि जैसे कि कुछ भी वेरिएबल आपका कंपाइसन के बाद खत्म हुआ था, पर कुछ कुछ कंपाइसन इवन एग्जीक्यूशन तक वो रहता है, तो वो हो गया लाइफ टाइम हो गया आपके वेरिएबल का। तो हम लोग देखिए स्टोरेज क्लासेस में आपके 4 चीज़ हैं जो यूज़ होते हैं मोस्टली: ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये कि हम लोग का ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग का ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या है, हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ इस चीज़ को। कंट्रोल एन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है आपका हेडर फाइल। इंक्लूड एच टी डी आई और एच से सेव कर दिया है। कंट्रोल एस। लेट्स ऑटो, हाँ ऑटो डॉट सी के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक मुझे प्रोग्राम के पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन पार्ट बता दूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं अभी लिखा हूँ डेफिनेशन कि अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन विथआउट एनी स्टोरेज क्लासिफिकेशन बाय डिफॉल्ट एंड ऑटोमेटिक। मीन्स आप अगर कोई फंक्शन के अंदर एक ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं विथआउट एनी स्टोरेज क्लास, तो वो ऑटोमेटिक ही ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाएगा। जैसे कि मैं अब एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये एक फंक्शन है आपका वॉइड मेन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ इंट ए लेस 20। देन मैं यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक वेरिएबल का यूज़ किया हूँ ऑटो इंट ए इक्वल 20। अभी देखो क्या होगा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल इज %id। मैंने पता कि नीला में आया आपका ए, इसे कॉपी कर लिया जाए। ओह, एंड देन इंटीरियर वेरिएबल एंड आपका ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसको एग्जीक्यूट कर देखते क्या होता है। तो वो लोग डेस्कटॉप आना पड़ेगा, सी डी डेस्कटॉप। एक सेकेंड फिर से खोलता हूँ। अभी तो डेस्कटॉप पे आ गए। देन जी सी सी स्पेस फाइल नेम हमारा है ऑटो डॉट सी। ये क्या, नो सच फाइल, ये सेव कहाँ हो गया यार। ओह, अभी देखो ये देखिए एक एरर आया, और एरर क्या बोलता है कि इट इज़ प्रीवियस डिफिनेशन ऑफ ए एंड रीडिफाइंड। इट मीन जैसा कि इसमें लिखा हुआ था, देखिए एक बार, a variable is declared inside a function without any storage classification by default and automatic variable। मतलब वो by default ही एक automatic variable बन जाता है। it means आप हम लोग मतलब तो डायरेक्ट इन लिखते हैं, हम लोग तो ऐसा लिखते हैं ना हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है बाय कंपाइलर। आप ऑटो इंट लिखें या फिर इंट लिखें, दोनों ही आपका सिमिलर चीज़ है। आप देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे इंट लिख के प्रिंट कर रहा हूँ दोनों वैल्यूज़ को।
आउटपुट सेम। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑटो इंट लिख दिया। अब देखो वैल्यूज सेम। तो अब समझ में आया कि ये ऑटोमेटिक जो सबसे पहला जो आपका स्टोरेज क्लास है ये ऑटोमेटिकली ही लगा होता है और हम लोग को चीज़ नहीं दिखता। ठीक है, आप हम लोग इंटे लिखते हैं, आप इंटे लिखे या फिर आप ऑटो इंट लिखे, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, हमारा जो सेकंड है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, तो मैं जैसा बता दूँ आपको कि हम लोग का एक्सटर्नल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल ये दोनों ही सेम चीज़ है। मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को अगर एक बार डिक्लेयर करते हो, इफ़ यू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल वंस you can use it multiple number of times। ओह, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक इस पार्ट को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो आपका ग्लोबल वेरिएबल इसे फंक्शन के थ्रू बना के देखते हैं। मैं लास्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया था ग्लोबल वेरिएबल पे, तो थोड़ा सा एक हार्ड एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पे मेरा इंट एन जो है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करने वाला हूँ मैं, तो उसका मैं प्रोटोटाइप डिक्लेयर करता हूँ, इंडिया वैल्यू पास कराऊंगा। एक ले लेता हूँ void add to int comma int। ओके, हो गया। तो 2 4, तो यहाँ पे मैं 4 डिक्लेयर कर देता हूँ। और क्या लिया जाए, एम। चलो अभी क्या करूँगा कि ये तो हो गया। अब डेफिनेशन पार्ट, void add, ये तो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, int c int d, इसे डिफाइन किया जाए c इक्वल 12 d इक्वल भी 12 देना। अभी मैं यहाँ पे देखिए n इक्वल c प्लस डी, मैंने इसे यहाँ पे एक बार डिक्लेयर किया, एक बार यहाँ यूज़ किया। अब इसे मैं फिर से यूज़ कर देखता हूँ, void add to int, और क्या बना लिया जाए, int f, इसे भी हम लोग को स्लैश कर देता हूँ, इक्वल 10 f इक्वल 10। ठीक है, एंड देखिए मैं यहाँ पे फिर से यूज़ किया हूँ अपने ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, इसे प्रिंट नहीं कराया, वैल्यू ऑफ एड इज स्लैश एन कॉमा एन। ओके, इसे कॉपी किया जाए एंड देन आई पेस्ट इट हेयर। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, मेरा ये ऐड टू वाला फंक्शन है। अब इन दोनों को कॉल कराने की बारी है, कॉल करा दिया जाए, ऐड कॉल कराया जाए के कॉमा जे एंड देन ऐड। अभी क्या बचा, दो और, आई कॉमा एम। ओके, ऐड टू है ना, हो गया। आइए प्रोग्राम देखते हैं पहले एग्जीक्यूट करके कि एग्जीक्यूट होता है या फिर एड आता है। प्रोग्राम का नाम है सी। ठीक है, वाह। और देखिए वैल्यू ऑफ ऐड 24 एंड ऐड टू इज 20। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल को अगर आप एक बार अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया तो आप प्रोग्राम में जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल अगर आप इसे फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे तो आपका ये बन जाएगा लोकल वेरिएबल और फिर आपको ये एरर देगा। देखिए देख सकते हैं एरर है, अनडिक्लेयर्ड फॉर यूजिंग फंक्शन। तो आपका एक्सटर्नल वेरिएबल का ए यूज था। चलिए तीसरा क्या है,
हम लोग का जो थर्ड है वो है हम लोग का, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। एक्सटर्नल वेरिएबल के में आपका एक चीज़ और है, एक्सटर्न कीवर्ड। एक्सटर्न कीवर्ड देखिए कैसे यूज़ होता है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अभी देखो क्या मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एज इंक्लूड stdio.h। आफ्टर दैट मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले आऊँ, इंट इक्वल सी। ये हम लोग का यहाँ पे ये देखिए फंक्शन के जो बाहर है वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। इसे मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ एंड आफ्टर दैट f 10% अब एक न्यू फाइल बनाया। अब मैं क्या करूँगा कि न्यू फाइल में अपने उस पार्ट को डाल दूंगा, हैज़ इंक्लूड किया हम लोग का auto.c। तो अभी वो फाइल इंक्लूड हो गया हम लोग का। यहाँ मैं यूज़ करूँगा एक्सटर्न कीवर्ड का, एक्सटर्न इंट ए एंड देन फंक्शन को कॉल करा दिया। इसे सेव कर लेते हैं, न्यू ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक फ़ाइल बनाया जिसमें कि यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर किया है जो कि एक हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसे डिफाइन किया है यहाँ पे ए प्लस प्लस, जहाँ पे फंक्शन लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। कॉलिंग पार्ट जो है वो मैंने दूसरे फाइल में दिया हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम लोग कॉलिंग पार्ट है, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे एक्सटेंड से इंट को दिया हूँ, यहाँ पे आपका इंट है तो इस वैल्यू को मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंड का काम क्या है कि अगर आपका कोई वेरिएबल दूसरे फाइल में है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंट ए इस फाइल में है और आपको दूसरे फाइल में यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करना होगा। आइए देखते हैं प्रोग्राम काम करता है या नहीं। gcc स्पेस neo2.c और एक एरर है कि प्रीवियसली डिफाइन कर किया चुका है मेन को। void main is previously defined। अच्छा ये क्या, gcc स्पेस previous define of main was here, okay। ठीक है, void main फंक्शन ऐसे में रहेगा। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर से देखते हैं auto.c, ये तो सही है। ठीक है। तो आउटपुट आया 7 क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने प्लस प्लस का यूज़ किया है और 6 फिर बढ़ा 7 और वो 7 ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया एक्सटर्न कीवर्ड का क्यों यूज़ किया। अभी मैं क्यों बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी आप ब्लू वाले जो स्क्रीन वाले कंपाइलर में सी का यूज़ कर रहे होंगे उसमें एक्सटर्न कीवर्ड देना यूज़ है मतलब जरूरी है। मगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं और जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं और आप एक्सटर्न नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये ले लेगा आपका, देखिए कोई एरर नहीं देगा, नो एरर। इवन मैं यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया हूँ अगर मैं इसे लोकली भी यूज़ करूँगा तो भी ये काम करेगा, देखिए। बट आपका जो ब्लू स्क्रीन वाला कंपाइलर है उसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो आपका काफ़ी पुराने वर्जन का है, मीन्स वो कंपाइलर आपका शायद 2000 में आया था, 2008 या 2002 में, तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी। बड़ा जो जीसीसी कंपाइलर है वो सबसे नया वर्जन है और उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है एक्स्ट्रा, जिससे कारण ये सब हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बोल रहा हूँ, हम लोग का थर्ड जो है वो है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो अभी स्टैटिक वेरिएबल का डिफिनेशन पार्ट देखेंगे हम लोग, पहले क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल क्या है नहीं है। तो उसके बाद देखिए ये हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल कंपाइलर को बोलता है कि वेरिएबल को रखने के लिए जो भी अगर आपने एक वेरिएबल को मतलब डिक्लेयर किया है तो अनटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम वो रहेगा। अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक
किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ए वेरिएबल एवरी टाइम मीन्स अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया हूँ और उसे मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ और प्रोग्राम खत्म होने के बार बार कॉल कर रहा हूँ, तो वेरिएबल बार बार आपका डिस्ट्रॉय और क्रिएट होने के बजाय अगर मैंने एक बार कर दिया क्रिएट तो वो क्रिएट रहेगा अनटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। आइए देखते हैं इसको यूज़ करके, इसी में कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे फंक्शन थ्रू करूँगा void टेस्ट। आफ्टर दैट हमारा मेन फंक्शन वो हमारा मैंने आपका प्रोटोटाइप दिया हूँ ऊपर वाला जो है, ये है हम लोग का प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्रिएट void main एंड देन सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इस void टेस्ट को का मैं डेफिनेशन पार्ट डिफाइन कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसमें क्या है इंट ए इक्वल 0, इसे स्टैटिक बना देता हूँ। यहाँ तो मैंने स्टैटिक का यूज़ किया हूँ स्टैटिक कीवर्ड का। एंड देन ए इक्वल ए प्लस 1, फिर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ प्रिंट एफ एंड देन परसेंटाइल डी एन ताकि नीचे जाता जाए एंड देन देखो अभी यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अभी 0 है तो 0 प्लस 1 आएगा। ठीक है, फिर स्टैटिक का वैल्यू कितना हो गया आपका अभी 1 है तो फिर 1 प्लस 1 2 3, तो यहाँ मतलब हम लोग का आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 2 देन 3। तो इससे मैं 1 2 3 3 बार हुआ तो मैं 3 बार से कॉल कर दूँगा, 1 2 दिन आ गया 3। ठीक है, 3 बार कॉल किया। आप चावा चाहो तो चावा कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं देखिए, तो आउटपुट आया है 1 2 3 4। ठीक है, जैसे मैं बताया कि स्टैटिक जो है अगर आपका एक बार आपने स्लैश कर दिया तो टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम उसमें आपका वैल्यू स्टोर रहेगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग। तो अगर आप इसमें एक बार हो गया मतलब 0 मतलब अभी इसमें आगे बढ़ा इसमें 1 आ गया तो 1 रहेगा, वो आपका वहाँ से हटेगा नहीं, फिर 2 फिर 3 फिर देन 4। ठीक है, बट अगर आपका ये सिंपल सा कोई वेरिएबल है तो ये बार बार क्रिएट करेगा और बार बार डिस्ट्रॉय करेगा। ये देखिए आपको वन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 डाला है और ये बार बार 0 प्लस 1 फिर जैसे ही ये आपका ख़त्म हुआ ये आपका डिस्ट्रॉय हुआ टोटली, फिर आया ऊपर से फिर कॉल किया फिर ये स्लैश हुआ फिर डिस्ट्रॉय हुआ। तो बार बार यहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है और क्रिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम भी ज़्यादा ले रहा है आपका। बट स्टैटिक में क्या है कि अगर आपने एक बार दे दिया तो वो वहाँ पे रहेगा टिल दी एंड ऑफ प्रोग्राम। आपको ये भी समझ, तो ये चीज़ समझ आ गया होगा। हम लोग का जो सबसे लास्ट है वो है हम लोग का रजिस्टर वेरिएबल। तो रजिस्टर वेरिएबल जो है क्या करता है, कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है स्टोर द वेरिएबल इन रजिस्टर इंस्टेड ऑफ मेमोरी। मतलब हम लोग के अंदर में एक रजिस्टर मेमोरी होता है, कैचे मेमोरी होता है, तो वो रजिस्टर वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो ना तो आपका रजिस्टर में स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ मेमोरी में। ठीक है, दूसरी चीज़ की इसमें अगर आप कोई वैल्यू को रजिस्टर वेरिएबल में डाल रहे हो तो फास्टर एक्सेस होगा। ठीक है, इन केस ऑफ इन कंपेरिजन टू नॉन वेरिएबल। ठीक है, तो अब मैं रजिस्टर का प्रोग्राम आने वाला हूँ रजिस्टर वेरिएबल यूज़ करके ICLU एज इंक्लूड देन हमारा मेन क्लास। उसके बाद हम लोग अपना बनाएंगे इंट a इक्वल 20 b इक्वल 34 एंड देन आपका रजिस्टर इंट सम एक बनाया और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ स्टोर कराता हूँ वैल्यूज़ को।
निकाल दिया जाए, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ A1 is percentage comma sum। साफ कर देता हूँ तो आउटपुट आया 63। ठीक है, सही है। अभी आप देखो, अभी मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं, सेम आउटपुट और शायद स्पीड भी सेम ही है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। मैं क्यों जाता हूँ, अभी मैं कैसे इसे प्रूफ करूँ कि एक्चुअल में ये वेरिएबल रजिस्टर मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है। मैं बता दूँ कि अगर आप कोई वेरिएबल को रजिस्टर मेमोरी में स्टोर करते हो, किसी वेरिएबल को, तो आप उसका एड्रेस नहीं जान सकते। आप लोकल मेमोरीज के ही एड्रेस जान सकते हो, बट अगर आपने किसी वैल्यू को रजिस्टर मेमोरी में स्टोर किया तो उसका एड्रेस आप नहीं जान पाओगे। तो आइए देखता हूँ कि इसका हम लोग रजिस्टर इसका एड्रेस निकाल सकते हैं कि नहीं। हम जानते हैं कि हम लोग किसी भी वैल्यू का एड्रेस पता करने के लिए हम लोग को पॉइंटर का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए एक पॉइंटर बनाता हूँ, पॉइंटर पी। मैं पॉइंटर यहाँ बता रहा हूँ, जो लोग पॉइंटर नहीं पढ़े हो वो मेरे पॉइंटर वाले वीडियो को देख सकते हैं। उनका पॉइंटर का जो भी प्रॉब्लम होगा वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसे कॉपी पेस्ट कर लिया जाए, ठीक है। परसेंटाइल यहाँ पे बस मैं कर देता हूँ अभी पी, और इसे मिटा के एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर दिया है, तो उसे देखता हूँ, हटा देता हूँ कि एरर देता भी है या नहीं। नो एरर, और ये देखिए मैंने भी हटा दिया, तो अभी ये एड्रेस यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। बट अगर अभी मैं यहाँ पे रजिस्टर लिखता हूँ, एरर यहाँ पे क्या बोला, एरर रजिस्टर वेरिएबल सम रिक्वेस्टेड पी इक्वल टू सम, मीन्स इसे एड्रेस नहीं मिल रहा। तो बात बस एक ही है कि अगर आपने किसी को रजिस्टर लिखा है तो हम लोग उसका एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो स्टोरेज क्लासेस में यही 4 चीज़ थी और इन्हीं 4 चीज़ों को जानना था। आई होप आपको ये स्टोरेज क्लास का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे और भी वीडियोज़ देखने हो तो आप लोग यूट्यूब पर जाके कोड हैंगर लिखें विदाउट स्पेस, तो ये चीज़ कि मेरा ब्लॉग का आईडी आपको ऊपर में दिख रहा होगा, लेफ्ट अपर साइड में, सॉरी राइट अपर साइड में। तो आप उससे वहाँ से भी मेरे सारे वीडियोस ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। और जीसीसी कंपाइलर का भी लिंक मैंने अपने ब्लॉग पर डाला है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, मैं वीडियोज़ को फिर से डालूंगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू सून।